कहानी की शुरुआत नदी के किनारे बसे चीन के एक गांव जेझांग को दिखाते हुए होती है। इसी बीच एक लड़का दर्शकों को बताता है, मेरी नानी के हिसाब से हमारे गांव के हर परिवार के पास अपनी खुद की नाव है, जिसका उपयोग उनके लिए आमतौर पर होता है। तो क्या ऐसे में अगर कभी सारी नाव चली जाएगी तो क्या हमारे सारे परिवार भी तबाह हो जाएंगे। अगले दृश्य में बूढ़ी जिन को दिखाते हैं, जो गांव में मृत व्यक्तियों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने का काम करती है। वो आज भी एक ऐसे ही परिवार में अपने साथियों के साथ किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रही है, लेकिन घर का माहौल इतना शांतिपूर्वक नहीं है। उसे बार बार मंत्रों का जाप करने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि पिता की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई कि बेटे पैसों को लेकर आपस में लड़ाई कर रहे हैं। कोई घर बेचने की बात कर रहा है तो कोई उनकी बेशकीमती नाव, जिस पर उन्होंने अपने जिंदगी की आखिरी सांसें ली थी। जब बात बर्दाश्त के बाहर हो गई तो जिन उन्हें कुछ देर के लिए शांत रहने को कहती है, वरना उसके पिता की आत्मा उन लोगों को नहीं छोड़ेगी। जिस पर दोनों बेटे हंसने लगते हैं और कहते हैं, देखो कौन ऐसी बातें कर रहा है जिनके खुद के खाने का कोई ठिकाना नहीं और चंद रुपयों के लिए दूसरों के घरों में मंत्र जाप करती है। जिन उनकी नादानियों पर हंसते हुए कहती है, मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आई हूँ, तुम अपने पैसे अपने पास रखो। और सुबह होते ही पूजा खत्म होने के बाद वो सभी महिलाएं अपने अपने घर चली जाती है। असल में 72 साल की जिन एक बूढ़ी विधवा है जो इस गांव में अकेली रहती है। आज वो काफी खुश है क्योंकि उसकी बेटी नानजेन अपने अमरीकी पति रायन और बेटी सुजैन के साथ रात्रि के खाने के लिए आने वाले हैं। इसके लिए वो सभी तैयारियां करके रखती है। रात होती है और हम नानजेन और उसके परिवार को देखते हैं, जिनका जिन ना जाने कितने घंटों से बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उन्हें देख उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। खास तौर पर बात करें तो नातिन सुजैन की, जो अपनी नानी माँ के दिल के सबसे करीब है। वैसे आपको बता दे, नानजेन का एक बेटा ताओ भी है, लेकिन एक्टर बनने की उसकी तमन्ना ने पढ़ाई लिखाई छोड़कर परिवार से अलग कर दिया, बिल्कुल उसके बड़े भाई क्विंग की तरह, जो अपने टूरिस्ट के काम के सिलसिले में दूर ही रहता है। ये परिवार इस तरह बिखरा हुआ है जिसका खामियाजा बेचारी जिन को इस उम्र में अकेले रहकर भुगतना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी उसे अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं, और हो भी क्यों, आखिर कौन ही माँ होगी जो अपने बच्चों से किसी तरह का मलाल रखती है। सभी खाना शुरू करते हैं। जिन अपनी वाइन के शौकीन दामाद रायन के लिए स्पेशल वाइन खरीद कर लाती है, लेकिन रायन पीने से मना कर देता है क्योंकि उसे अभी यहाँ से निकलना भी है और पूरे रास्ते वही ड्राइव करने वाला है। ये सुनकर जिन को थोड़ा बुरा लगता है। उसे लगा था कि नानजेन कम से कम एक रात तो उसके साथ बिताएगी, वो अपनी बेटी से ढेर सारी बातें करेगी, लेकिन बेचारी नानजेन का इसमें कोई दोष नहीं। वो एक इंग्लिश स्कूल चला रही है, जिसके चलते उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी जब कभी समय मिलता अपनी माँ को देखने के लिए शंघाई से चली आती। जिन गुस्से में खुद ही वाइन पीने लगती है। तभी पड़ोसी महिला मित्र और उसके सबसे खास दोस्त हेहो आ जाती है, जो सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि इस उम्र में उसका ख्याल रखने वाली एक अच्छी साथी भी है। नानजेन को देखकर वो बोलती है, बिटिया हमेशा अच्छी होती है, लड़के तो अक्सर नालायक निकल जाते हैं। देखो ना, तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए आ तो जाती है। जिन बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा बेटा क्वीन का काम ही ऐसा है, उसे एक जगह रुकने ही कहाँ देता है। तभी हेहो की नजर वाइन पी रही जिन पर पड़ती है और उसे टोकते हुए कहती है, आखिर तुम ये क्या कर रही हो? मंत्रों के उच्चारण के दौरान शराब बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, सबको पता चलेगा तो बहुत बातें बनेंगी। खुशदिल जिन कहती है, अरे पता चलेगा तब ना, अगर तुम शांत रहोगी तो किसी को कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। जिसके बाद हेहो हल्की सी मुस्कुराती है और ऐसे ही जुगलबंदियों के साथ उनका डिनर कब खत्म हो जाता है किसी को पता ही नहीं चलता। नानजेन भी घर की तरफ लौटती है। रास्ते में बेटी सुजैन माँ से पूछती है, आखिर आप नानी माँ के हाथों के बने अंडे का अचार फेंक क्यों देती हो? माँ कहती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि नमक कितना इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा खाने में ज्यादा नमक डालने की वजह से सब बेकार हो जाता है, लेकिन मैं हर बार इसकी शिकायत नहीं कर पाती, इसीलिए शांति से वो जो कुछ भी देती है उनका मन रखने के लिए ले आती हूँ। तभी नानजेन के पास माँ का फोन आता है, जो उसे बताती है कि जल्दबाजी में घर में कुछ सामान भूल गई है। नानजेन कहती है, कोई बात नहीं, आप उसे रखे रहिए, अगली बार आऊंगी तो ले लूंगी। और तभी अचानक दूसरी तरफ से माँ की आवाज आनी बंद हो गई। नानजेन बार बार उन्हें बुला रही है, माँ
माँ आप कहाँ है? क्या आप सुन रही है? लेकिन कोई जवाब नहीं देता। लाख कोशिश के बाद भी जब कुछ पता नहीं लगता तो नानज़ेन को अजीब सी बेचैनी दस्तक देती है और वो रायन से गाड़ी गांव की तरफ वापस मुड़ने को कहती है। वहीं हम नानज़ेन के बेटे ताओ को देखते हैं जो अपने काम में बेहद ईमानदार और मेहनती है। डायरेक्टर उसका काम देखकर उसे एक दूसरी जगह शूटिंग के लिए ऑफर करता है। ताओ ये सुनकर काफी खुश होता है और इसे खुशी के लम्हे को अपनी नानी माँ के साथ साझा करने के लिए उन्हें फोन लगाता है, लेकिन ना जाने क्यों नानी जिन फोन ही नहीं उठा रही। इसके बाद हमें अस्पताल का दृश्य दिखाया जाता है जहाँ नानज़ेन के साथ उसका भाई क्विंग भी आ चुका है। डॉक्टर गाओ उन्हें एक बेहद बुरी खबर देते हुए बताते हैं कि उनकी माँ को ब्रेन ट्यूमर है। समय इतना निकल चुका है कि उनका ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। नानज़ेन कहती है कुछ तो उपाय होगा, आखिर हम उन्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर गाओ बोलते हैं नहीं, अब कुछ भी नहीं हो सकता, बस पीड़ा को कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ और कीमोथेरेपी की मदद ली जा सकती है। इसके अलावा आप कितना भी पैसा पानी की तरह क्यों ना बहा दे, कोई मतलब नहीं पड़ेगा। अब सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। क्विंग उनसे पूछता है आखिर कितना समय है मेरी माँ के पास? डॉक्टर कहते हैं आपकी उम्मीद से भी कम, और फिर वहां से चले गए। ये सुनकर दोनों भाई बहन का चेहरा मुरझा सा जाता है। वो किसी तरह खुद को संभालते हैं और जिनके वार्ड में आते हैं और उसे दिलासा देते हुए कहते हैं आप बिल्कुल ठीक है, बस कुछ इन्फेक्शन हो गया है, जल्दी ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये जीवन का सत्य है जिसे हर किसी को गुजरना पड़ता है और कभी कभी मजबूरी में अपने माँ बाप को कुछ दिन और जिंदा रखने के लिए हमें ठीक इसी तरह उन्हें झूठी तसल्ली देनी पड़ती है ताकि उनका मनोबल ना टूटे। हालांकि जिनको कहीं न कहीं अपने हालातों का अंदाजा हो गया था, फिर भी दोनों भाई बहन जितना हो सके उन्हें खुश रखने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस दौरान माँ की खूब सेवा करते हैं, लेकिन बिच्छू के डंक से भी खतरनाक कीमोथेरेपी का वो दर्द जिनको अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। वही माँ के चक्कर में बेटी नानज़ेन का जीवन भी उथल पुथल हो चुका है। उसका बिजनेस लॉस में जा रहा है। पति रायन जो चीन में बच्चों को इंग्लिश पढ़ाता है, उसे भी कुछ खास मुनाफा नजर नहीं आ रहा। इसके साथ ही दोनों पति पत्नी एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे, जिसका सीधा असर उनकी शादीशुदा जिंदगी में दिखने को मिल रहा है। रायन ये सब छोड़कर वापस न्यूयॉर्क चलने को कहता है, लेकिन नानज़ेन अपनी जिम्मेदारियों से ऐसे पीछे नहीं हट सकती। आखिर आज वो जो कुछ भी है अपनी माँ की बदौलत है। उन्होंने अपनी पढ़ाई और शहर के बाहर मिल रही नौकरी को इसीलिए ठुकरा दिया ताकि उनके बच्चे उनसे अलग ना हो सके, और एक कारपेंटर की नौकरी करके अपने दोनों बच्चों को पढ़ाया। अब इन हालातों में उन्हें ऐसे तो नहीं छोड़ सकती ना। वही हम देखते हैं कि बीमारी के चलते जिनका स्वभाव बच्चों की तरह हो गया है, साथ ही वो चिड़चिड़ी भी हो गई है, लेकिन नानज़ेन और उसका परिवार हर तरह से उनके साथ खड़ा है। यहाँ तक कि जब उन्हें अपना फेवरेट एपिसोड देखते हुए डिनर करना होता है तो वो लोग भी डाइनिंग टेबल छोड़कर जिन के साथ डिनर करते हैं। कुछ दिनों बाद जिन को दोबारा से कीमोथेरेपी के लिए एडमिट किया गया, परंतु अब वो इससे तंग आ चुकी है और अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव को अस्पताल में घुटते हुए नहीं जीना चाहती। वो सभी तामझाम किनारे करके चोरी चुपके अस्पताल से निकलने लगती है। नानज़ेन उन्हें रोकने की कोशिश करती है। डॉक्टर भी आ जाते हैं, लेकिन जिन थी कि मानने को तैयार ही नहीं। उसका साफ साफ कहना है ये उसकी जिंदगी है और वो अपने तरीके से जीना चाहती है। आखिर कोई उसकी जिंदगी का फैसला कैसे कर सकता है? वो बस अब किसी तरह अपने घर जाना चाहती है। क्विंग को भी कहीं न कहीं अपनी माँ की बात सही लगती है, लेकिन नानज़ेन उनकी इस हरकतों को बचकाना कहती है। दोनों भाई बहन का इस बात को लेकर काफी झगड़ा होता है। क्विंग उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुमने माँ की हालत देखी है, उनकी रिपोर्ट देखी है, उसमें कोई भी अंतर नहीं आया, कहीं से भी कोई सुधार नहीं। वो इतने दिन से अस्पताल में आखिर घुटी तो रही है और हम कुछ नहीं, बस उन्हें दवाइयाँ देकर रोजाना अपने आप से दूर कर रहे हैं, जबकि हकीकत में उन्हें खुशियों की जरूरत है, हम सबके साथ की खुशियाँ। नानज़ेन कहती है ये इलाज बस अभी के लिए है, बाकी मैंने अमेरिका में एक अस्पताल ढूंढ रखा है जहाँ पर इसका इलाज संभव है। वहाँ के डॉक्टर इसके लिए एक वैक्सीन बना रहे हैं और मैंने माँ का नाम उस लिस्ट में डलवा दिया है। तो क्विंग बोलता है लेकिन इसमें खतरा कितना होगा, मैं अब माँ को और खतरे में नहीं डाल सकता। जवाब में नानज़ेन कहती है आखिर जिंदगी में खतरा कहाँ नहीं है, आज वो जिस स्थिति में पहुँच चुकी है वहाँ हर पल खतरा है, हमें ये रिस्क उठाना ही पड़ेगा। वो पूरी की पूरी बच्ची बन चुकी है, लेकिन हमें तो
बड़ों की तरह दिमाग से काम लेना पड़ेगा, या फिर हम भी उनकी तरह बच्चे बन जाए। क्विंग बोला, पर माँ को उनसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। हमें उनसे इस बारे में बात करनी चाहिए। परंतु नानजेन शायद कोई भी गलती नहीं करना चाहती। वो अपने भाई को समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ पर रोजाना ना जाने कितने मरीज आते हैं और हर कोई अपनी जिंदगी से जूझ रहा है। मैं खुद यहाँ आकर परेशान हूँ, लेकिन हमारे पास इसके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं। तुम जो सोच रहे हो वो सिर्फ पिक्चरों में हुआ करता है और ये असल जिंदगी है। इतना ही ख्याल था तो अब तक कहाँ थे जब उन्हें अटैक पड़ा था? वहाँ मैं थी जिसने सब कुछ संभाला, और यहाँ भी मैं हूँ जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर यहाँ सब कुछ देख रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए माँ हमेशा से जरूरी रही। तुम लोगों ने तो घर द्वार छोड़कर ना जाने अपनी दुनिया कहाँ कहाँ बसा रखी है। कभी उनका मुंह तक आकर भी देखा है? और आज उनकी चिंता सता रही है। मेडिकल साइंस अब बहुत आगे निकल चुका है। हम पिता और भाई को तो नहीं बचा पाए, लेकिन शायद माँ को बचा सकते हैं। उनके लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हालांकि क्विंग अपनी बहन की इस राय से बिल्कुल भी सहमत नहीं। वो उससे कहता है, तुम कुछ भी नहीं कर रही हो, बस पैसे बर्बाद करने के साथ साथ माँ को इस चीज का एहसास दिलाने में लगी हो कि आखिर वो कितनी बीमार है। लेकिन अब मैं उनको इस तरह और तड़पते हुए नहीं देख सकता। मैं उन्हें उनकी जिंदगी के आखिरी दिनों में वो सब कुछ देना चाहता हूँ जिसकी वो तमन्ना रखती है, और उन्हें अपने साथ वापस गांव लेकर जा रहा हूँ। बस यही मेरा फैसला है। दिमाग और जज्बात दोनों की इस मीठी जंग में आखिरकार जीत जज्बात की हुई और भाई क्विंग माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है। सबसे पहले वो उन्हें एक रेस्टोरेंट में ले जाकर उनका पसंदीदा खाना खिलाता है और फिर दोनों माँ बेटे वापस उसी गांव की तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ से इनका इस जहां में सबसे गहरा वास्ता है। जिन रास्ते में क्विंग से कहती है, मुझे पता है तुम अपनी बहन से ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते हो, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी कभी चिंता नहीं रही। मुझे किसी की चिंता थी तो सिर्फ तुम्हारी बहन की, जो इतना कुछ करने के बावजूद भी अपनी जिंदगी में कहीं न कहीं अकेली पड़ जाए, क्योंकि अब उसके और रायन के रिश्ते में वो बात नहीं रही। मुझे नहीं लगता ये सब कुछ ज्यादा दिनों तक चलेगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम दोनों भाई बहन एक दूसरे का आने वाले समय में ख्याल रखो। कुछ दिन और बीत जाते हैं। इस बीच जिन पहली बार क्विंग के साथ इतना वक्त गुजार रही है। क्विंग घर का सारा काम करता, खाना बनाने से लेकर वो माँ का ख्याल तक रखता है। यहाँ जिन को महसूस होता है कि बेटे की अभी तक शादी नहीं हुई, वो भी एक दिन उन्हीं की तरह बूढ़ा हो जाएगा। आखिर बुढ़ापे में उसका ख्याल कौन रखेगा? हर कोई उसकी तरह खुशनसीब थोड़ी ना होता है जिसके पास क्विंग और नानजिन जैसे बच्चे हो। वो अपने बेटे को ये अकेला नहीं देख सकती, इसीलिए मरने से पहले वो उसका घर बसाने की सोचती है और अंकल आयोब की बेटी फांग को घर पर बुलाती है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। वैसे क्विंग माँ का दिल रखने के लिए उससे मिल तो लेता है, मगर शादी करने के लिए अभी तैयार नहीं। उसके लिए इस समय सबसे जरूरी उसकी माँ है। तभी तो उसने एक ही शहर में रहने के बावजूद भी टूरिस्ट गाइड का काम छोड़ दिया। यहाँ तक कि दोस्त लिंग उसे यह तक समझाती है कि वो चाहे तो दिन में टूरिस्ट का काम और शाम में माँ का ख्याल रख सकता है। लेकिन क्विंग इन सब चीजों से बहुत थक चुका है। दूसरों को राह दिखाते दिखाते वो खुद अपनी राह भूल चुका है। अब उसे कुछ वक्त के लिए शांति चाहिए। यकीनन दोस्तों, जहाँ माँ बाप आजकल के बच्चों को बोझ लगने लगे हैं, वही क्विंग और नानजिन जैसी संतान किसी मिसाल से कम नहीं, जो अपनी बूढ़ी माँ के लिए अपना करियर तक दांव पर लगाने से पीछे नहीं हट रहे। कुछ ही दिन बाद रायन के पास बेटी सुजैन को सौंपकर नानजिन भी अपनी माँ के पास गांव आ जाती है। जाते जाते रायन उसे कुछ हफ्तों का समय देता है। वो चाहे तो उनके साथ अमेरिका चल सकती है, लेकिन अभी फिलहाल नानजिन को माँ के सिवा दुनिया में कोई भी बेशकीमती चीज नजर नहीं आ रही। रात में जिन को नहलाते हुए नानजिन कहती है, अगर आप शंघाई नहीं चलना चाहती तो कोई बात नहीं, अमेरिका में एक अस्पताल है जो केवल इसी रोग का इलाज करता है, वो भी बिना ऑपरेशन के, केवल अल्ट्रावायलेट रेज से इसे ठीक किया जा सकता है। माँ कहती है, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यही मरना चाहती हूँ। अगर गलती से मेरी मौत अमेरिका या फिर रास्ते में कहीं हो गई तो फिर मेरी आत्मा वापस घर का रास्ता ढूंढ नहीं पाएगी। नानजिन कहती है, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आप सोच कर तो देखिए, अगर आप ठीक होगी तो 100 साल से भी ज्यादा जिएंगी। अपने बेटे पोती पोतियों की शादी होते हुए देखेंगी, उनके पर पोतियों को गोदी में खिलाएंगी, वो भी इसी घर में। पूरा गांव यहाँ मजमा लगाएगा और आप अंकल वांग के साथ खुशी खुशी वाइन का आनंद लेंगी। इस पर जिन कहती है, बेटा मैं जानती हूँ
तुम मेरे लिए सबसे बेहतर करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी जैसी बेटी किस्मत वालों को ही मिलती है, लेकिन मैं अब किसी और पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने मन बना लिया है, सबकी अपनी किस्मत होती है और मेरी किस्मत इसी जगह से जुड़ी है जहाँ मैंने जन्म लिया है। तुम्हारे पिता से शादी हुई और तुम सबको बड़ी मुद्दतों के साथ पाल पोस कर बड़ा किया। मैं यही उनकी यादों में दम तोड़ना चाहती हूँ, बिल्कुल उनके नजदीक, ताकि एक बार फिर उनसे मुलाकात कर सकूं। जिनका यह फैसला सुनकर नानज़ेन अब और उनसे जबरदस्ती नहीं करती। अगली सुबह वो दोनों भाई बहन मिलकर माँ के साथ एक आखिरी फैमिली फोटो लेते हैं। फिर नानज़ेन घर पर कुछ लाइफ सपोर्टिंग इक्विपमेंट का ऑर्डर करती है ताकि इमरजेंसी पड़ने पर माँ को ऑक्सीजन जैसी जरूरी लाइफ सपोर्ट दिया जा सके। आखिर उनकी तबीयत भी धीरे धीरे खराब हो रही है। कभी न कभी उन्हें इनकी जरूरत पड़नी ही है और नानज़ेन खुद को उस दिन के लिए अभी से तैयार कर रही है। दोनों भाई बहन मिलकर कमरे को एक छोटे से आईसीयू वार्ड में बदल देते हैं, लेकिन बेड पर लेटने के लिए माँ कहीं नजर नहीं आ रही। पूरा घर खंगालने के बाद भी जब वो नहीं मिलती तो दोनों भाई बहन उन्हें ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं। वहीं जिन को देखते हैं जो अपने बड़े बेटे हुआ की कब्र से गुजरते हुए बैंक आई है और अपनी सारी सेविंग्स को निकालकर सीधे अपने बच्चों के पास पहुंचती है और एक तस्वीर के पीछे 30,000 की बैंक रिसिप्ट निकालकर उन्हें सौंपते हुए बयां करती है कि ये पैसे मेरे अंतिम संस्कार में काम आएंगे। तुम दोनों याद रखना, मेरा अंतिम संस्कार बिल्कुल ही साधारण होना चाहिए, सभी रीति रिवाज और प्रथाओं से अलग, एकदम शांत, ना कोई ढोल नगाड़े और ना ही अच्छे अच्छे पकवान। साथ ही साथ मैं ये भी चाहती हूँ कि मुझे मेरे बड़े बेटे हुआ के नजदीक दफनाया जाए। इसी बीच माँ को लिखा पिता का एक खत क्वीन के हाथ लगता है, जिसमें उन्होंने लिखा था, प्यारी जिन, मुझे तुम्हारा खत मिला और मैं समझ सकता हूँ घर पर नानज़ेन और क्वीन का ख्याल रखना तुम्हारे लिए कितना कष्टदायक रहा होगा और ऊपर से खेती बाड़ी का काम संभालना और भी दुभर होगा। काश मैं तुम्हें कोई अच्छी खबर सुना पाता, मगर बेटे हुआ की खांसी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। फिर भी डॉक्टर कह रहे हैं कि दवाइयाँ कुछ दिन और चलेगी। हुआ बहुत ही मेहनती लड़का है, वो दिन में पढ़ाई करता है और शाम को मैं उसे कारपेंटरी सिखाता हूँ। यहाँ तक कि उसने नाव को बनाने में अभी से दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी है। वाकई में वो बहुत होनहार है। आजकल मैं इसे नदी के दूसरे छोर पर लेकर जा रहा हूँ, जहाँ हमारी नाव को देखकर कहता है, पापा हम इसे भी बड़ी नाव बनाएंगे और पूरे परिवार के साथ घूमेंगे। यकीनन हुआ एक काबिल बच्चा है, वो बहुत आगे जाएगा, बस जल्दी से ठीक हो जाए। बाकी मेरी तरफ से बच्चों को ढेर सारा प्यार देना। क्वीन ये सब पढ़कर काफी दुखी हो जाता है। उसने भी कभी अपने भाई की तरह कारपेंटरी सीखी थी और आज उसी कमरे में पहुंचता है जहां पर ना जाने कितने सालों से कोई नहीं गया। धूल मिट्टी के बीच अपने घर के उसी पारंपरिक नाव को बाहर निकालता है जिस पर बैठकर कभी उसकी माँ दुल्हन बनकर इस गांव में आई थी। वो आज इस नाव पर बहन नानज़ेन के साथ उन पुराने दिनों की सैर पर निकल जाता है और दशकों पुरानी यादों की जल समाधि ली उस नदी के हर एक बहाव को महसूस करने लगता है। वही ताऊ भी शूटिंग के दौरान एक नाव को चलाता हुआ दिखाई देता है। यकीनन ये किसी इत्तेफाक से कम नहीं था, जहाँ कितनी दूर हो जाने के बावजूद भी नाव उनके इतने करीब है। दूसरी तरफ नानज़ेन, जिसका पति कुछ दिनों बाद अमेरिका जाने वाला है, बेटी सुजैन भी पिता के साथ जाना चाहती है। नानज़ेन जो उन दोनों के साथ रहना तो चाहती है, लेकिन माँ को ऐसे छोड़ नहीं सकती। ऊपर से बिजनेस में आ रहा एक के बाद एक लॉस उसे अंदर से तोड़ रहा है। वो शंघाई में खरीदे गए अपने घर को ना चाहकर भी बेचने के लिए परेशान है। जो इक्के दुक्के उसे खरीदार भी मिलते हैं बेहद कम कीमत दे रहे हैं, जिससे नानज़ेन बेहद उदास चल रही है। एक रोज जिन से मिलने उसका सौतेला भाई वांग आता है, जिसे बीमारी के चलते पहले तो वो पहचान नहीं पाती। असल में जिन वांग के माता पिता के द्वारा गोद ली हुई थी, जिनकी मृत्यु के बाद वो अपने भाई से अलग हो गई, क्योंकि उसके परिवार वालों ने कभी भी जिन को अपना समझा ही नहीं। यहाँ तक कि वांग भी इतने सालों में कभी उसे देखने नहीं आया। और आज जब वो घर पहुंचा तो बीमार जिन उसी पुराने अंदाज में उसकी टांग घसीटते हुए कहती है, आखिर ये कौन बड़ा आदमी मेरे घर आ गया है, कोई बहुत बड़ा सेठ लग रहा है। वांग कहता है, बहन अब तो पुरानी बातें छोड़ दो, कब तक ऐसे ही ताना मारोगी। अगर तुम हमारे साथ रहती तो तुम भी सेठ हो जाती। जिस पर जिन बेहद दबी आवाज में कहती है, अगर मैं कुछ दिन और वहां रुकती तो शायद ना जाने कैसे कैसे दिन देखने पड़ते।
सौतेले भाई का हाथ थपथपाते हुए कहती है, चलो तुम आज यहाँ आ तो गए, लेकिन जब मेरी मौत हो जाएगी तब मत रहना। वांग कहता है, बहन तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं यहाँ तुमसे मिलने और तुम्हें नाटक दिखाने के लिए लेने आया हूँ। जिसके बाद क्विंग अपनी माँ को कंधे पर बैठाता है। नानजेन एक आदर्श बेटी की तरह हाथों में ऑक्सीजन सिलेंडर को पकड़े उन्हें नाव तक लेकर आती है और फिर नाटक देखने के लिए निकल जाते हैं। इसी दौरान अंकल वांग क्विंग को बताते हैं, पहले मैं इस नदी के रास्ते से रोजाना जाता था। मेरा पूरा दिन इन्हीं नाव में गुजरता था। एक रोज मेरी मुलाकात तुम्हारे पिता से हुई, जो वाकई में एक उम्दा कलाकार थे। उन्हें नाव की बेहद गहरी जानकारी थी। कौन सा कोना कितना मजबूत और स्थिर होना चाहिए, इसमें उनके सामने कोई टिक नहीं पाता। वो हमेशा मुझसे कहा करते थे, एक दिन वो बहुत बड़ी नाव बनाएंगे, लेकिन अफसोस ऐसा हो न सका। तुम्हारी माँ ने बहुत बुरे दिन देखे हैं। उन्होंने काफी मेहनत करके तुम दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया है। हालांकि छोटे भाई होने के तौर पर उन्हें हरदम मुझसे शिकायत रही, परंतु हकीकत में जब वो घर छोड़कर गई तब मैं बहुत छोटा था और मुझे खुद नहीं पता आखिर मसला क्या था। वांग क्विंग को रास्ते में घर की वही पुरानी बातों से रूबरू करवा ही रहा होता है कि अचानक जिन की तबीयत बिगड़ जाती है। उसे दौरे पड़ने लगते हैं। आनन फानन में उन्हें बीच रास्ते से ही घर वापस लाया गया, जहां नानजिन माँ को लोरिया सुनाते हुए सुला देती है। वहीं बाहर कमरे में अंकल वांग, आंटी हेहो, क्विंग और अन्य कुछ लोग जिनके दिन ब दिन बिगड़ती तबीयत को देखकर उसके अंतिम संस्कार के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं। वो सभी चाहते हैं कि संस्कार बहुत ही धूमधाम से हो, अच्छे अच्छे पकवान बने, ढोल नगाड़े और पवित्र मंत्रों का जाप हो, जहां दूर दराज के सभी सगे संबंधियों को न्योता दिया जाए। लेकिन जैसा कि जिन की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि पति की मृत्यु के बाद उसे देखने कोई नहीं आया। इन सभी सालों में ना तो कोई दोस्त ने काम दिया, ना सगा संबंधी। इसीलिए वो बस शांति पूर्वक अंतिम शव यात्रा की चाह रखती है। आखिर इसमें गलत भी क्या है? जब उसे जिंदगी में अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब कोई भी उसके साथ नहीं खड़ा रहा, तो फिर आज वो उन्हें क्यों ही दिखाना पसंद करेगी? हेहो आंटी बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता। समाज के लोग क्या कहेंगे कि माँ के मरने के बाद इन लोगों ने खुशी खुशी उसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया। अंकल वांग क्विंग को जल्द से जल्द फैसला लेने को कहते हैं, जिस पर वो कहता है, मैं ये फैसला लेने वाला कोई नहीं होता। जो भी करेगी मेरी बड़ी बहन नानजेन ही करेगी। उसने इस परिवार के लिए सबसे ज्यादा किया है। तभी नानजेन माँ को सुलाने के बाद वहाँ आती है और सभी की बातों को ध्यान में रखते हुए कहती है, आप लोगों ने इतना कुछ सोचा, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। लेकिन माँ सब कुछ पहले से ही तय करके बैठी है। वो जो चाहती है वही होगा। बाकी दुनिया हंसती है तो हंसने दो, ये हमारा पारिवारिक मसला है, उनका नहीं। आंटी हेहो बोली, हम सभी तो तुम्हारा परिवार है। तुम्हारे अंकल वांग भी तो अपने हैं, जो यहाँ तुम लोगों के साथ खड़े होने आए हैं। इस पर नानजेन कहती है, हाँ जरूर, लेकिन उनसे हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। ये सुन अंकल वांग भड़क जाते हैं, लेकिन नानजेन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानती है ये सभी सिर्फ यहाँ फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए बैठे हैं। उल्टा कुछ लोग तो जिनके मरने के बाद उसका घर खरीदने तक में दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्हें लगता है नानजेन तो वापस अपने पति के पास चली जाएगी, लेकिन क्विंग जब पैसों के अभाव में भूखा मरेगा तो आखिर घर ही तो बेचेगा। वैसे भी वो यहाँ अकेला रहकर करेगा भी क्या? जिस बात से अनजान कि जिन ने मरने से पहले ही अपनी सभी सेविंग बेटे क्विंग और कुछ पैसे नाती ताऊ की शादी के लिए इकट्ठा करके रखे हैं। क्विंग जो रोजाना अपनी माँ को एक दिन खो देने के डर से पल पल घुटकर जी रहा है, वो इन लोगों की ऐसी बचकानी बातें सुनकर और भी दुखी हो जाता है। शाम को नानजेन जिनकी फोन से बेटे ताऊ को कॉल करती है और कहती है, बेटा फोन मत काटना, मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। तुम्हारी नानी और मैं तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। प्लीज यहाँ आ जाओ, फिर चाहे कुछ देर के लिए ही सही। उन्हें तुम्हारी बहुत जरूरत है। काम तो एक दो दिन के लिए टाला भी जा सकता है, लेकिन अगर समय रहते अपनी नानी से मिलने नहीं आए तो शायद वो तुम्हें कभी ना मिले और फिर अपनी पूरी जिंदगी तुम इसी बात के लिए पछताओगे। घर पर सुजन बदहवास हो रही नानी जिन से कहती है, नानी आप आज अच्छे से आराम कर लो, कल भाई ताऊ तुमसे मिलने आएगा, वो रास्ते में है। ताऊ का नाम सुनकर जिन हल्का सा अपनी आंखों को हिलाती है, मानो बस उसकी आंखें ताऊ को देखने के लिए तरस रही है। रात में ऑक्सीजन पर टिकी अपनी सांसों को खुद से दूर करने के लिए जिन वो मास्क मुंह से हटा देती है। वो अब जिंदगी और मौत की इस जंग में नहीं फंसना चाहती। सांसें तेज होती है, इतनी तेज
कि उनकी आवाज क्वीन के कानों तक पहुंच जाती है। वो भी माँ की मजबूरी को समझता है और उन्हें संसार के इस मोह माया से आजाद करना चाहता है, लेकिन इस तरह नहीं, और वापस मास्क को उनके मुंह पर दोबारा लगा देता है। इसी बीच हम ताऊ को देखते हैं जो एक नाव पर बैठकर अपने गांव की ओर बढ़ रहा है। ताऊ को देखकर समझ आता है कि ये वही लड़का है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। यहाँ एक बार फिर ताऊ दर्शकों को गांव से जुड़ी खास बातें बताता है। जब मेरा 18वां जन्मदिन था तब नानी माँ ने मुझे गाड़ी लेकर दी थी और कहा था अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, ना तो उनका घर मेरा रहा ना ही मेरी माँ का। अब जो कुछ भी करना है मुझे इस घर से निकल कर करना होगा। नानी के पास भी घर नहीं था, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत करके एक एक तिनका बटोर कर घर बनाया। खास बात ये थी कि ये घर वहाँ बना जहाँ से वो ताल्लुक रखती है। वाकई वो अपने पुराने दिनों को याद करती है जब हम सभी एक साथ रहा करते थे, परंतु जिंदगी में कुछ करने के लिए हर किसी को अपना रास्ता चुनना पड़ता है। सब इतने कामयाब हो गए कि अब सबके पास अपनी अपनी गाड़ी है, किसी को भी नाव की जरूरत नहीं, और जिस घर में नाव नहीं वो घर किस काम का। इसके साथ ही हम क्वीन के पिता द्वारा बनाई गई उसी नाव को देखते हैं जो कुछ रोज पहले क्वीन ने निकाली थी। वो किसी वजह से पानी में डूब रही है और दूसरी तरफ ताऊ अपनी नानी से मिलने पहुंच चुका है, जिसे देख नानी जिन बेहद खुश हो जाती है। तभी अचानक एक जोरदार झटका लगा और हमें मालूम पड़ता है कि ये और कुछ नहीं बल्कि ताऊ का एक सपना है जो शायद डूबती हुई नाव के साथ उनकी नानी को भी अपने साथ ले गया। जी हाँ, ताऊ तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन जिन अब इस दुनिया में नहीं रही, बीती रात ही उन्होंने अंतिम सांसें ली। उसका संस्कार बिल्कुल उन्हीं की इच्छा के मुताबिक सिर्फ चंद लोगों को छोड़कर किसी को नहीं बुलाया गया। शांति पूर्वक सबने उनको श्रद्धांजलि दी और फिर हम अपने मनपसंद फूलों से भरी टोकरी के साथ जिनकी आत्मा को गांव की उनकी पसंदीदा जगहों से गुजरते हुए देखते हैं, वही नानजिन अपना सारा सामान पैक कर अमेरिका जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन जो चीज सबसे खास है वो उसकी माँ के द्वारा बनाया गया वही अंडों का अचार, जिसे वो हमेशा फेंक दिया करती थी, लेकिन आज ये भी उनकी यादों की झोली में सुरक्षित जा रहे हैं। शायद कहीं न कहीं नानजिन को समझ आ गया होगा कि क्या पता इस अचार में मौजूद तेज नमक जिनके हाथों उसी तरह ज्यादा हो जाया करते थे जिस तरह माँ का प्यार अपने बच्चों के लिए अक्सर जरूरत से ज्यादा छिड़क जाता है। वेल इसी के साथ हमारी इस कहानी का भी समापन होता है, जहाँ जाते जाते हम क्वीन को अपने पिता द्वारा सिखाई गई कारीगरी से घर की नई नाव को बनाकर तैयार करते हुए देखते हैं।